कांग्रेस तो प्रदेश देखिए कांग्रेस राजस्थान का अध्यक्ष आंकड़ा भी आ गया। शरद जी मैं आपके पास आऊंगी। बीजेपी को 100 से 110 सीटें मिल रही हैं, पोलस्टार का ये पूरा आंकड़ा, कांग्रेस को 90 से 100 सीटें। इसका मतलब दीपक जी यहाँ पर भी वही फंसी हुई स्थिति दिखाई दे रही है। शरद जी अपनी बात पूरी कर लीजिए। तो वहाँ जो एक रेवंत रेड्डी प्रदेश अध्यक्ष हैं, उन्होंने भी काफ़ी काम किया और किसी हद तक कांग्रेस ये साबित करने में जनता के सामने कामयाब हुई कि बीजेपी, केसीआर और असदुद्दीन ओवैसी की पार्टी AIMIM, उनके बीच कहीं किसी तरीके का गठबंधन है, परोक्ष प्रत्यक्ष जैसा भी है। तो ये लोगों में एक परसेप्शन गया और उसकी वजह से कांग्रेस को बढ़त मिलती हुई दिख रही है और बाकी दूसरी पार्टियों को थोड़ा सा उससे सेटबैक लगा है। तो बीजेपी के आंकड़े को, राजस्थान के आंकड़े के लिए क्या कहेंगे दीपक जी आप? शोभना जी, देखिए राहुल गांधी जब अपना भारत जोड़ो यात्रा करके निकले थे, उसके बाद तुरंत तेलंगाना में बाईपोल हुआ था और वो उस जगह पे बाईपोल हुआ था जहां से राहुल गांधी की सवारी निकली थी और वो चुनाव, बाईपोल के चुनाव जो है वो कांग्रेस हार गई थी। तो ये बड़ा कहना मुश्किल है कि जब आप यात्रा करते हैं तो निश्चित तौर पर वो आपका प्रभाव क्षेत्र के अंदर आ जाता है, आप चुनाव जीत जाएंगे। ये कोई और कारण हो सकता है BRS के नीचे जाने। अधिकतर बाईपोल जो रूलिंग पार्टी है उसके फेवर में जाते हैं। अब मतलब अक्रॉस ये बिल्कुल उत्तर प्रदेश में भी हमने देखा है। ये बात बिल्कुल सही है। लेकिन दीपक जी, जो राजस्थान का आंकड़ा आ रहा है वहां भी कुछ फंसी हुई सी स्थिति दिख रही है। मतलब वो जिस रूम की आप बात कर रहे हैं आंकड़ों में, वो हर आंकड़े में दिख रहा है। देखिए ये रूम तो दिया गया रूम है, मुझे ऐसा लगता है ये रूम दिया गया रूम है 90 से 100। जो लोग राजस्थान की पॉलिटिक्स को समझते हैं, जो जानते हैं, समझते हैं और अंडरग्राउंड पे घूमते हैं, उनको लगता है कि भाई बीजेपी ठीक है, अगर चाहती तो 160 ला सकती थी, लेकिन क्लियर मेजोरिटी से अभी तक वहां जो लोग गणना कर रहे हैं उसके हिसाब से, मुकेश जी से पूछ लीजिए, मुकेश जी मैं गलत हूँ? क्लियर मेजोरिटी बीजेपी की कोई मुश्किल बात लगती नहीं। अगर एग्जिट पोल इतनी बड़ी संख्या में नहीं दे रहे हैं सीट तो इसका बहुत गंभीर मायने है। जैसा कि आप भी कह रहे हैं और स्वाभाविक ही है कि मान के चल रहे थे बीजेपी वाले 140 से ऊपर कुछ भी, लेकिन अगर एग्जिट पोल लगभग 10 सीटों का डिफरेंस दे रहे हैं, 10-15 सीटों का, तो ये बहुत बड़ा संकेत है कि ये कहीं भी जा सकता है। क्योंकि वहां पे आपने ठीक कहा है, वहां पे आप देखिए ना बीजेपी कहां से कहां पहुंच जाती है, एकदम जंप लगाती है फिर पीछे पहुंच जाती है, तो इतना पीछे पहुंचती है। और पिछली बार देखिए आधे % का वोट का मार्जिन है दोनों पार्टियों में, सिर्फ 0.4-0.5% का मार्जिन, और सीटों में देखिए कितने का फर्क है, 25%। लेकिन मैं थोड़ी सी इसलिए हैरान हो रही हूं। कहाँ फर्क हुआ? हाँ। अगर आप पुराना कैलकुलेशन निकाल के देखें, जो बीजेपी कांग्रेस जीती थी, कांग्रेस के भी लगभग 80 के आसपास थे, अगर मैं गलत नहीं 100 सीटें कांग्रेस के 100 सीटें थी, माफ कीजिएगा, बीजेपी भी 80 के आसपास। मेरे पास बहुत अंतर नहीं था। 70 बीजेपी की आई थी, जो इस समय फिलहाल जो मौजूदा स्थिति है उसमें 108 है, लेकिन कांग्रेस ने 100 सीटें जीती थी 2018 और बाद में उन्होंने बीएसपी वाले अपने अंदर कर लिए 73 यानी कि 26% का फर्क था। 26% का फर्क था और वोट परसेंटेज सिर्फ आधे % से भी कम का था। तो इसीलिए अगर एग्जिट पोल बहुत बड़ी संख्या में बीजेपी को सीटें नहीं दे रहे हैं, जिन्होंने 10,000, 20,000, 30,000, 40,000 लोगों का सर्वे किया है, तो ये सामान्य बात नहीं। जफर इस्लाम साहब, बहुत क्लीन स्वीप नहीं दिख रहा है। कोई जीते कोई चले जाए। जिस राजस्थान के लिए आप बिल्कुल आश्वस्त दिख रहे थे, आप 5-0 कह रहे थे, उस राजस्थान में फंसी हुई स्थिति दिखाई दे रही है और ऐसा लग रहा है कि 2018 वाले चुनाव के नतीजे हो सकते हैं। हालांकि आपको भी 90 से 100 सीटें दिखाई जा रही हैं। नहीं, उनकी 100 से 110, उनकी 100 से 110 है, कांग्रेस की 90 से 100% कॉन्फिडेंट हूँ। राजस्थान में 130 से 150 के बीच, कम से कम 130 और 150 भी हो जाए तो बिल्कुल आश्चर्य नहीं होगा। वैसे मध्य प्रदेश में 135 सीटें हमें आएगी, ऐसा अनुमान है हमारे अपने फीडबैक के से। छत्तीसगढ़ में भी हम सरकार बनाएंगे। आप जब रिजल्ट आएगा तो आप आश्चर्य रहेंगे। जितने भी पॉलिटिकल पंडित हैं उनको कहीं ना कहीं इस बात का दुख होगा कि उन्होंने जिस हवा का रुख समझने में नाकाम रहे। और तेलंगाना में इतिहास रचने जा रहा, मैं बार बार कह रहा हूँ। मैं नॉर्थ ईस्ट के बारे में ज्यादा टिकट इतिहास रचने में कितनी सीटें क्लेम कर रहे हैं? नॉर्थ ईस्ट में कई, देखिए वहां पर हमारी सरकार बनने जा रही है तेलंगाना में। मैं आज के दिन झूठे कुछ भी बोल सकते हैं। आज के दिन झूठे जफर भाई कुछ भी बोल सकते हैं। आज वन के साथ वन फ्री है, वन के साथ वन फ्री है। देखिए अगर एग्जिट पोल्स की बात देखिए ऐसा है तो आप देखिए पश्चिम बंगाल में भी बहुत से पहले बात सुन लेते हैं जी जफर भाई, इसलिए बोल रहा हूँ
दीपक भाई, मैं इसलिए इस बात को दोहरा रहा हूँ बार बार कि तेलंगाना में ऐसा लग रहा था लोगों को कि शायद बीआरएस को, मैं आप देखिए मैं 3 महीने से तेलंगाना में रहा हूँ और उस बीच में आता जाता रहा और 1-1.5 महीना में रहा हूँ पूरे तौर से। शुरू में लोग कहते थे, जब वहाँ के आम आदमी से, नागरिक से पूछिए, तो शुरू में लोग कहते थे कि 90 से 100 सीटें आएंगी बीआरएस की 120-119 में से। उसके बाद घटते घटते वो आ गए 80 पे, फिर 70 पे, फिर 60 पे, 60 से 40 पे, 60 से 50, और अब अगर पूछिए लोग, कोई 30-35 से ज़्यादा नहीं कहता, 25 कहते हैं लोग कि 25 सीट में सिमट सकती है। तो आप देखिए कि जब रिजल्ट आएगा तो आपको बड़ा, आप जो मैं भी कह रहा हूँ उसको याद आएगा आपको कि बीआरएस बिल्कुल समाप्त हो जाएगी, खत्म हो जाएगी। कांग्रेस का कोई वहाँ बहुत बड़ा वर्चस्व नहीं है। कांग्रेस से लोग जानते हैं कि उन्होंने वही परिवारों को मारा था वहाँ पर और इन लोगों ने लूटा है। तो दोनों के प्रति कहीं ना कहीं बहुत रोष है वहाँ पर, और इसलिए मैं कह रहा हूँ कि अगर उन लोग एक ऑल्टरनेटिव के तौर पे वहाँ की जनता ढूंढ रही है और कहीं ना कहीं रिसेप्टिवनेस है। आप बहुत सारे पॉलिटिकल पंडितों ने लिखा है, शायद वो बहुत मशहूर नहीं है, लेकिन उनके एतबार से इस बार भारतीय जनता पार्टी इतिहास रचाएगी। जफर इस्लाम साहब, केंद्रीय मंत्री आपको उतारने पड़ रहे हैं इस बार चुनाव में। आपने अपने विधायकों के टिकट काटे हैं, तो कहीं ना कहीं ये डर तो बीजेपी में भी था ना, और इसीलिए आपको इतने बड़े दिग्गजों को उतारना पड़ा, चाहे मध्य प्रदेश हो और चाहे राजस्थान। ऐसा नहीं शोभना जी, ये सबसे पहले आप समझ लिए, भारतीय जनता पार्टी में प्रधानमंत्री जो सबसे लोकप्रिय नेता पूरे देश के नहीं पूरे दुनिया के लिए, वो भी एक कार्यकर्ता है, एक सामान्य कार्यकर्ता है। पार्टी के, देखिए सरकार अलग है, पार्टी के अंदर सब बराबर कार्यकर्ता के तौर पे है, और हर कार्यकर्ता को एक दायित्व दिया जाता है, वो दायित्व उसको निभाना है। हमारे लिए पद जो है सरकार में वो एक दायित्व के तौर पे है, जब तक है दूसरा पद कुछ रिस्पॉन्सिबिलिटी दी तो उसको पूरी की जाएगी। ये डिसिप्लिन सोल्जर्स के तौर पे है। लेकिन जफर इस्लाम साहब, आपको नहीं लग रहा है कि ब्रांड मोदी को इन 5 स्टेट्स में आगे करके आप बहुत बड़ा रिस्क भी ले रहे हैं, अगर नतीजे आपके मन मुताबिक नहीं आए? कोई देखिए हमारे यहाँ सबसे जो हमारे सुप्रीम लीडर हैं वो सबसे लोकप्रिय लीडर भी हैं, और हम इलेक्शन में बिल्कुल बिना संकोच के कहना चाहते हैं कि हम स्ट्रैटेजी जो भी हो पूरे दमखम के साथ लड़ते हैं। ये हमारे पार्टी का दस्तूर है। ये जब हमने ऐसा बात पिछले बार कहा तो हमारी बहन जो बैठी है कांग्रेस की, उन्होंने कुछ अलग ही समझ लिया। मैं उनको बता रहा हूँ कि हमारे पार्टी के कार्यकर्ता जो है समर्पित होते हैं, और समर्पित होने का मतलब नहीं कि कोई गलत काम करना, समर्पित होने का मतलब है कि जो पार्टी का लक्ष्य है उस लक्ष्य को पूरा करने के लिए दिन रात मेहनत करनी पड़ती है। तो वो चू चरा नहीं करते हैं या पैसे की लालच या कोई और लालच नहीं रखते, बल्कि उनकी जन सेवा का जो लक्ष्य पार्टी का, उसको पूरा करने के लिए अपनी पूरी ताकत लगाते हैं। लेकिन कैसे समझ में, आप तो उस पार्टी से आए जहाँ पार्टी में रह के भी एक पैर यहाँ रखते हैं, दूसरा पैर कहीं और रखते हैं लोग, तो वैसी पार्टी के बारे में क्या कहा जाए। आपका लक्ष्य कुछ और ही होता है, हमारा लक्ष्य लोगों को सेवा करना। ठीक है, चलिए, सभी पार्टी कहती है कि हम तो सेवा ही कर रहे हैं। हाँ शरद भाई।